Hello, my dear students. I'm back with a new video on the chapter theory of demand. ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ रेडी हूँ, जो जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, देखिए डिमांड चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड को हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट ceteris paribus the demand for a good extends with a decrease in price and contracts with an increase in price. यानी कहने का ये मतलब है कि जब सारी जो दूसरी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो अदर थिंग्स होते हैं, यानी कि अदर डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड के होते हैं, जब वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो डिमांड पर किसी भी गुड की जो डिमांड है उस पर उसकी प्राइसेस का, उस गुड की प्राइसेस का जो है वो असर होता है. ठीक है, और वो क्या असर होता है? वो इन्वर्स असर करता है. ठीक है, क्या असर करता है? जैसे मान लीजिए प्राइसेस अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करती है, और अगर प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाती हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट देखने के लिए है, जो समझने वाली बात है, वो है अदर थिंग्स. अब ये अदर थिंग्स क्या होती हैं? अदर थिंग्स का मतलब होता है वही सारी चीज़ें, वही सारे फैक्टर्स, वही सारे डिटर्मिनेंट्स जो हमने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे. यानी वो देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड पर असर डालते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में जब मैंने आपको डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंजेस इन प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल स्टेट, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे. ये सारे फैक्टर्स किसी भी कमोडिटी के डिमांड पर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं उसको. ठीक है, उसको इधर या तो इंक्रीज़ करते हैं या उसको डिक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सारे जितने फैक्टर्स हैं अदर देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कमोडिटी की प्राइस है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जब वो कांस्टेंट हो जाते हैं उनमें, यानी कि कोई चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, उसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पर डिमांड भी, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है. अब ये किस रिलेशन में करती है? इसका ये इन्वर्स रिलेशन में करती है. देखिए सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको देखिए, ये देखिए, देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस. यानी कि जस्ट उल्टा रिलेशनशिप होता है, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस और उसकी डिमांड में. कब होता है? व्हेन अदर थिंग्स, यानी कि और जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब वो कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको. अब देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए लास्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है द अदर थिंग. अब देखिए अदर थिंग क्या क्या होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. देखिए इसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक होती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स वाला जो हमारा वीडियो था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप इसको पढ़ने के पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए. उसमें मैंने ये सारे फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट्स, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो जो डिमांड को इफेक्ट आते हैं, ये सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए. और डिमांड, अगर ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तब प्राइसेस जो है वो डिमांड पे असर डालती है. अगर प्राइस इंक्रीज़ करती है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करती है, और अगर प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ करती हैं तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करती है. तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है. चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं. नेक्स्ट है एजम्पशंस. यानी कि देखिए
कोई भी अगर आप लॉ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस, ठीक। तो हम इसमें ये चूँकि एक ह्यूमन साइंस है, सोशल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, तो इसलिए जितनी भी थियोरीज और लॉ आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हों चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हों, उसके पीछे कुछ ना कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक, यानी कुछ एजम्पशंस मतलब कुछ कंडीशंस, कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी ये लॉ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो एजम्पशंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। वो एजम्पशंस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। कोई भी कंज्यूमर जो है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया तो इसका मतलब ये वन ऑफ द डिटर्मिनेंट है डिमांड का। तो अगर ये चेंज हो गया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि प्राइसेस चाहे कम भी हो जाए तो भी कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी चेंज चेंज नहीं होनी चाहिए। आपको याद है होगा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइसेस कम हो गई, ठीक है, किसी भी प्राइसेस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइसेस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई लेकिन अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ कर गई तो प्राइसेस कम होने पे भी ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर ले ही ले, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड का, तो ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स का यहाँ पे मतलब है द प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और मैंने जो है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है उस वीडियो में, तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। Consumers do not expect any change in the prices of the commodity in the near future. Yes, एक्सपेक्टेशंस जो है कंज्यूमर की, यानी कि कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होने वाली हैं। अगर कंज्यूमर को ऐसा लगेगा तो प्राइसेस चाहे अभी मान लीजिए प्राइसेस रिड्यूस भी आपने कर दी तो भी कंज्यूमर कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, यानी कि ज़्यादा डिमांड शो नहीं करेगा। तो ये सारे अजम्पशंस थे जो जब एग्जिस्ट करते हैं तभी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। अगर ये अजम्पशंस नहीं होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड में तब इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये कंडीशंस फुलफिल हों। ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम्स में लॉ ऑफ डिमांड लिखेंगे तो आप बिना अजम्पशंस के नहीं लिख के आएंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अब हम इस लॉ को डिमांड शेड्यूल, डिमांड और डिमांड कर्व की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे सामने एक डिमांड शेड्यूल आ गया, ठीक है। इस डिमांड शेड्यूल में देखिए दो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इसमें दो कॉलम है। इसमें कमोडिटी एक्स है, उसकी प्राइसेस दी हैं और क्वांटिटी डिमांडेड दी है यूनिट्स में। अब आप देख सकते हैं जब मैक्सिमम प्राइस है यानी 5 रुपीज़ है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सबसे कम है 100, और जब प्राइस देखिए रिड्यूस हो गई 5, पहले 5 रुपीज़ थी अब 4 रुपीज़ हो गई। 4 रुपीज़ पे जैसे ही प्राइस रिड्यूस हुई तो कस्टमर ने अपनी डिमांड जो है, जो कंज्यूमर है उसने अपनी डिमांड इंक्रीज़ कर दी, यानी 100 से 200 यूनिट्स कर दी। इसी तरीके से 3 पर देखिए 300 यूनिट्स, 2 पर 400 यूनिट्स और 1 यानी कि प्राइसेस जब सबसे कम हो गई लोएस्ट प्राइसेस तो उस पर हाईएस्ट डिमांड है, ये देखिए 600 यूनिट्स की डिमांड है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जब प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं तो डिमांड जो है वो कस्टमर की इंक्रीज़ होती चली जा रही है, ठीक है, यानी कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अब हम इसी डिमांड शेड्यूल को ही हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये भी हम ऑलरेडी मैं अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के पहले आप डिमांड के जितने भी पार्ट्स मैंने वीडियो बनाए हैं पहले आप उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा।
तो अब हम डिमांड शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल की बात कर चुके हैं, अब हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे डिमांड कर्व पे। अब देखिए प्राइसेस जो हैं वो है एक्स एक्सिस पर, ये देखिए मैंने बना रखी है प्राइसेस हैं एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रखी है, और सॉरी वाई एक्सिस पर, और जो एक्स एक्सिस है यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रखी है मैंने यूनिट्स में। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को मैच करना है। देखिए जब प्राइसेस 5 है, ये देखिए प्राइसेस जब 5 है तो ये देखिए कितना था 5 पर कितना था 100 यूनिट्स था। ये देखिए 5 है 5 प्राइसेस, तो 5 पर ये देखिए 100 यूनिट्स को हमें मैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मैच कर दिया, तो हमको यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंजंक्शन पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 4 को भी, ये देखिए जब प्राइसेस 4 हैं और क्वांटिटी डिमांडेड 200 यूनिट्स है, तो ये देखिए इसको मैंने मैच कर दिया इस तरीके से, तो हमें नेक्स्ट कंजंक्शन पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से हमको 3 वाला मिल गया कंजंक्शन पॉइंट आर, इसी तरीके से 2 वाला मिल गया एस। ठीक है, और लास्ट जब ये देखिए जब 1 ये है यहाँ पर देखिए 1, जब 1 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सबसे ज़्यादा है 600 यूनिट्स का है। तो यहाँ पर ये देखिए हमें लास्ट कंजंक्शन पॉइंट टी मिल गया। अब हमें ये सारे कंजंक्शन पॉइंट्स को देखिए एक साथ हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, डिमांड कर्व बन गया ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, सो दिस इज द डिमांड कर्व। सो दिस represents what law of demand. Why it represents law of demand? Because due to the inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, तो जब इनके बीच में यानी एक चीज़ रिड्यूस होगी, जैसे प्राइसेस यहाँ पे रिड्यूस हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और हमारा डिमांड कर्व किधर, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये राइटवर्ड है। आप देख रहे हैं कि ये राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो व्हाट वाई द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स टुवर्ड्स राइट डाउनवर्ड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए डिमांड कर्व जो है उसका ये डायरेक्शन होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा और राइट वर्ड झुकेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि वाई इट इज़ सो, मीन्स वाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अभी तो हमने देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन अभी क्यों होता है, यानी कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड टू एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइसेस फॉल्स। ज़्यादा गुड्स जो है वो क्यों परचेज होते हैं जब उसकी प्राइसेस फॉल कर जाती हैं। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। देखिए सारे एग्ज़ाम में जो है वो आपके ये अलग अलग तरीके से एक ही सेंटेंस को लिखते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ये बोलिए कि वाई देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, चाहे आप ये बोलिए कि वाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, चाहे आप बोलिए कि हम वाई मोर ऑफ अ गुड इज़ परचेज व्हेन इट्स प्राइसेस फॉल, जब प्राइसेस फॉल करती हैं तो हम ज़्यादा गुड्स को क्यों खरीदते हैं, यानी डिमांड ज़्यादा क्यों करते हैं। और या फिर आप ऐसे बोलिए कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। तो चाहे आप जो भी बोलिए, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। इसमें बताना क्या चाह रहा है आपको, इसमें ये बताना चाह रहा है कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे कि प्राइस और जो डिमांड है इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक इंक्रीज़ करेगा तो एक डिक्रीज़ करेगा, एक इंक्रीज़ करेगा, और एक अगर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके रीज़न सब हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट उसका रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक अलग सा टॉपिक है, ये यूटिलिटी चैप्टर में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये रिलेवेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ।
ठीक है। अदरवाइज़ इसको डिटेल्ड में समझने के लिए जब मैं आपको यूटिलिटी से रिलेटेड चैप्टर वीडियो बनाऊंगी, उस चैप्टर को समझाऊंगी, तो आप इसको उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ, क्योंकि चूँकि एक इसका रीज़न होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको समझा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ये। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, तो वैसे वैसे हर सक्सेसिव यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो कम होता जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही आपने फर्स्ट बर्गर खाया, आपको बहुत भूख लगी थी, ठीक है, तो पहला बर्गर खाते ही आपको ये देखिए, ये जो थर्मोमीटर है इसमें यूटिलिटी दिखाया जा रहा है कि कितनी यूटिलिटी आपको मिली, यानी कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपको बहुत भूख लगी होती है और आपने फर्स्ट बर्गर खाया, तो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिली है, ये देखिए सबसे ज़्यादा यूटिलिटी। ठीक है, अब आपको आपकी भूख थोड़ी सी शांत हो गई है, ठीक है, तो अब आप जब सेकंड बर्गर खाएंगे तो आपको यूटिलिटी तो मिलेगी, लेकिन देखिए कम हो गई, यूटिलिटी पहले से डिक्रीज़ कर गई। ठीक है, फिर आप जब आप थर्ड बर्गर खा लेते हैं, तो थर्ड बर्गर में देखिए आपको यूटिलिटी मिलती है, और लेकिन वो और ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिलती है वो रिड्यूस करती जाती है। तो जब जैसे मान लीजिए आप जितने ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, ठीक है, आपकी यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट से कम मिल रही है आपको। ठीक है, तो आप उसके लिए कम पैसे खर्च करेंगे। ठीक है, रीज़न उसका यही कि आप उससे कम पैसे खर्च करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, according to this law, as the consumption of a commodity increases, the utility from each successive unit goes on diminishing to a consumer. So, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. क्योंकि जब आप ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पहली करी, दूसरी करी, तीसरी करी, लेकिन आपको हर एक से आपको जो यूटिलिटी है वो कम हो रही है, तो आप लेस यूटिलिटी के लिए लेस प्राइस पे करेंगे। यानी जब कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, तो वो लेस प्राइस पे करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको यूटिलिटी कम कम मिलती चली जा रही है। ठीक है, हर एक सक्सेसिव यूनिट से। और यही रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न कि वाई देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें भी वही चीज़ बता रहा है, डिमिनिशिंग प्राइसेस, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, कि जैसे जैसे आप कंज्यूमर को कंजम्पशन अपना कंज्यूमर इंक्रीज़ करता जाता है, वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, तो वो स्मॉलर अमाउंट पे करना चाहता है हर एक सक्सेसिव यूनिट पर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट ये कहता है कि इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। देखिए, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रियल इनकम। नाउ व्हाट इज़ रियल इनकम? रियल इनकम मीन्स होता है कि देखिए, एक पर्सन की, एक कंज्यूमर की एक्चुअल इनकम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी इनकम खर्च कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 5,000 रुपीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 5,000 रुपीज़ पूरी की पूरी उसको वो खर्च ही कर दे, क्योंकि कुछ इनकम जो होती है वो आपकी टैक्सेस में चली जाती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं जिसमें वो इनकम चली जाती है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है उसके पास खर्च करने के लिए कम इनकम बचती है, तो दैट इज़ नोन एज रियल इनकम। ठीक है, तो ये जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर की, ये असर करती है, चेंजेस ये बदलती रहती है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, देखिए जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइसेस डिक्रीज़ करती है, ठीक है, इसका मतलब वो जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो इंक्रीज़ कर गई, यानी कि वो कंज्यूमर अब उसको ज़्यादा खरीद सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर जो है वो मान लीजिए बटर खरीद रहा है। ठीक है, अब बटर की प्राइसेस कम हो गई। मान लीजिए पहले वो 100 ग्राम्स खरीद रहा था, ठीक है, तो अब
अब वो उसी पैसे में 125 ग्राम्स खरीद रहा है, तो उसका मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज कर गई, ठीक है, उसकी रियल इनकम पे असर पड़ा। रियल इनकम जैसे ही इंक्रीज करी वैसे ही उस वो कंज्यूमर जो है वो 100 ग्राम्स की जगह 125 ग्राम्स खरीदने लगा, ठीक है। तो ये इनकम इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे ही प्राइसेस रिड्यूस होती हैं, प्राइस प्राइस के रिड्यूस होने पर जो रियल इनकम होती है वो बढ़ जाती है कंज्यूमर की, और इसी वजह से वो उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर जाती है। यानी आप देखिए प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी की प्राइसेस अगर रिड्यूस होगी तो क्या होगा, कॉफ़ी की प्राइसेस जब जैसे ही रिड्यूस करेगी तो वो जो उसका सब्स्टिट्यूट है टी, उसके कंपैरिजन में वो सस्ती हो जाएगी, और जैसे ही वो सस्ती होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करने लगेगा, ठीक है। तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, ठीक है, जब वो सस्ती हो जाती है। Thus, when prices of the commodity X falls, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, X is substituted for Y. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि मान लीजिए आप कॉफ़ी पहले नहीं पी पाते थे, लेकिन कॉफ़ी की कॉफ़ी की प्राइसेस जब कम हो गई, कॉफ़ी की प्राइसेस जो हैं वो जैसे ही रिड्यूस हुई, ठीक है, तो कॉफ़ी क्या हो गई, कॉफ़ी सस्ती हो गई, कॉफ़ी तुरंत सस्ती हो गई टी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब आप इसकी डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आप टी को छोड़ करके आप कॉफ़ी को आपने मतलब टी को आपने कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट कर दिया, यही तो किया। सो दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो है डिमांड पे इफेक्ट आता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखिए साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे ही किसी कमोडिटी की जो प्राइसेस होती हैं वो फॉल करती हैं, ये देखिए व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट अट्रैक्ट्स न्यू बायर्स। देखिए इसका जो एग्जांपल है वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल्स। देखिए क्या था कि पहले हमारे यहाँ मोबाइल यूज़र्स बहुत कम थे, बहुत पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, आज से मतलब 20 ईयर्स बैक, ठीक है। तो उसमें मोबाइल बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। तो उसमें बहुत ही एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते थे जो उसको मतलब इसको रख सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जैसे ही रिलायंस जो है वो इस इंडस्ट्री में आया, तो उसने क्या किया कि रिलायंस ने अपने मोबाइल्स निकाले थे, CDMA मोबाइल्स। तो उस वजह से उसकी जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा उसने डिक्रीज़ कर दी। तो जब प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कस्टमर्स पहले मोबाइल्स को नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी उसको अफोर्ड करने लगे, यानी एकदम से मोबाइल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर गई थी, ठीक है। तो ये मोबाइल की डिमांड कैसे इंक्रीज़ करी थी, ये करी थी नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स के कारण, ठीक है। जितना और ज़्यादा कंज्यूमर, जैसे ही उन्होंने प्राइसेस को रिड्यूस करी और सस्ते दामों पर मोबाइल्स को लाया मार्केट में, वैसे ही बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो मार्केट में जंप कर गए और उन्होंने मोबाइल्स को ले लिया, यानी डिमांड एकदम से शूट कर गई थी मोबाइल्स की। इसी तरीके से इंटरनेट चार्जेस में भी ऐसे ही था। इंटरनेट चार्जेस में जियो जब आया था उसके पहले इंटरनेट चार्जेस काफ़ी हाई होते थे, ठीक है। हमें 4G वीडियोस वगैरह हम मतलब 4G इंटरनेट नहीं था, और काफ़ी एयरटेल वगैरह जो कंपनीज थी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली चार्ज करती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट को नहीं रख पाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जियो मार्केट में आया उसने इंटरनेट की प्राइसेस में एक रिवोल्यूशन ला दिया, प्राइसेस को रिड्यूस किया, और उस वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले इंटरनेट को अवेल नहीं कर पाते थे वो भी अब अवेल करने लगे, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए कि इंटरनेट की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट है
डिफरेंट यूजेस का ये मतलब होता है कि जैसे एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, जब हम उसको कई सारे यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको इसको मिल्क के एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मिल्क है, तो मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मिल्क की प्राइस रिड्यूस करती है, तो हम क्या करेंगे, उसके यूज़ को भी हम एक्सपैंड कर देंगे, यानी हम उससे कर्ड भी बनाएंगे, चीज़ भी बनाएंगे, बटर भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे जिसमें जिसमें वो यूज़ होता है। लेकिन अगर मिल्क की प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको हम सारी चीज़ों में यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा, हम अपने यूज़ को प्रायोरिटाइज़ कर देंगे। यानी अगर हमारे लिए चीज़ बनाना या बटर बनाना या मिल्क को सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखना, केवल हम उसके यूज़ को बस उसमें कन्फाइंड कर देंगे, बस कि हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए रखना है, ठीक है। और जैसे ही उसकी प्राइसेस रिड्यूस होंगी, तो हम फिर सारे काम करने लगेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी में भी मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम गीज़र चला लेते हैं और आयरन करते हैं अपने कपड़े, बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स चलाते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जब कम होती हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को सारे पर्पसेस में यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करो, यानी कि अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में हमने एजम्पशंस पढ़ लिए और जितने भी रीजंस थे कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है, वो हमने पढ़ा। अब इस टॉपिक में सिर्फ एक्सेप्शंस बचा है, यानी व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैं एक्सेप्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। टिल देन बाय।